तंत्र के रूप में हम लोगों का समूह हैं। अगर हमें यह नहीं बताया जाएगा कि राष्ट्र को उच्चतम अवस्था में ले जाने के लिए, चाहे हम हो और चाहे वो राज्य हो, चाहे वो सरकार हो, ये किसी ना किसी नियम कानूनों का पालन करेंगे। क्योंकि नियम कानून क्या करते हैं, हमारे लाइफ को उच्चतम स्तर पर लेके जाते हैं, हमें एक डायरेक्शन देते हैं। जैसे सरकार के लिए डायरेक्शन है कि सरकार लोक कल्याणकारी होगी, वेलफेयर होगी, यानी वो जो पैसा टैक्स से कलेक्ट करेगी वो लोगों की भलाई में लगाएगी। तो लोगों के लिए भी उत्तरदायित्व है कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे लेकर जाओगे, राष्ट्र की धरोहर की रक्षा करोगे और वक्त पड़ने पर राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाओगे। यही तो उम्मीद होती है। जब हम आप सभी मिलकर एक वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाएंगे तो ये चंद्रयान 3 के साथ साथ हम इसके साथ बहुत से जो है वो प्रक्षेपण कर पाएंगे, राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाएंगे। क्या इजराइल ने सारी टेक्नोलॉजी कहीं से खरीदी थी? उसके अपने लोगों ने डेवलप की है। तो राष्ट्र के लोग जब अपनी उच्चतम अवस्थाओं में आ जाते हैं तभी वो राष्ट्र विकसित होता है। तो यहां वही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका पाठ्यक्रम आप स्वयं हैं, यानी आप सेंटर में है कि मुझे एक ऑफिसर के रूप में क्या चीज जाननी चाहिए, इतिहास क्यों जानना चाहिए। मैं तो हमेशा पूछता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तुम डेवलप करोगे, ये तुमसे करवाएंगे। आईएएस बनने के बाद तुमसे खुदाई करवाएंगे, जाओ एक नई साइट ढूंढ के लेकर आओ, मैम को बताओ ताकि मैम जो है एक और लेक्चर पढ़ाना शुरू करें उस पर। ऐसा कुछ करोगे? फिर इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा तुम्हें? और साइंस वाले को भी, कॉमर्स वाले को भी, सबको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही, क्यों पढ़ाई जा रही है? सिर्फ हमने गलतियां ही की हैं, कोई अच्छा काम नहीं किया है। आज इसरो चीफ बात बात पे बोल गए कि मेरे विज्ञान की प्रेरणा मुझे वेदों से मिली है। तो वेद किसके हैं? अमेरिकन्स के? किसके हैं? अगर आज हमने कोई वैज्ञानिक उपलब्धि की है, कल रंगनाथ का एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा आया, हमने आज की डेट में कोई उपलब्धि की और हम उसका बेसिक कॉज किसको बता रहे हैं? अपने रूट्स को बता रहे हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध है। तो आने वाले समय में जब तुम ऑफिसर बनोगे तो इस देश को जब प्रगति के रास्ते पर लेके जाओगे तो ऐसे बहुत से क्षण आएंगे जहां इतिहास तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो। इतिहास कुछ और नहीं, हमें हमारी जड़ों से परिचित कराता है। और एक वृक्ष बिना जड़ के कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। अगर आप सरवाइव करते हो तो आप परजीवी हो, पैरासाइट हो, जीवित रहता है। एक पेड़ के ऊपर तुमने बेलें देखी होंगी जो उस पेड़ से अपना सारा पोषण चूसती हैं, उसको परजीवी कहा जाता, उसको पेड़ नहीं कहा जाता। वृक्ष की अपनी जड़ें होती हैं और इतिहास हमें हमारी जड़ों से अवगत कराता है। और इतिहास भी गवाह, और वर्तमान में तुम अगर जाके देखोगे वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को बहुत विशाल कहा जाता है, सालों साल ये टिका रहता है। मानते हो ना बरगद के पेड़, बैनियन ट्री, क्योंकि उसकी जड़ें सबसे ज्यादा विस्तार लेती हैं। ये जितना ऊपर फैलता है उतना नीचे भी फैलता है। तो जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी और मजबूत होंगी उसके इस समय चक्र में ज्यादा देर तक टिके रहने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी को सनातन संस्कृति हम आम भाषा में कहते हैं। सनातन का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यूअस चलने वाला। यह किसी एक धर्म की संस्कृति नहीं है, जो सतत है, जो लगातार है, जो कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर जब हम इस बात के बारे में बात करते हैं, आपको कैसी फीलिंग आती है जब यह पता चलता है कि यह सिद्धांत भारतीयों ने हजारों साल पहले सर्च कर लिया था? आपके अंदर फीलिंग कैसी आती है? शर्म की, गर्व की? पक्का कोई है ऐसा यहां पे कि जब उसे पता चलता है कि अतीत में हम भारतीयों ने ऐसी इकोनॉमी डेवलप की थी, ऐसा ज्ञान विज्ञान डेवलप किया था, तो कैसी फीलिंग आती उस समय? बोलने में शर्म आ रही है? प्राउड की फीलिंग आती है। और यह गर्व किसको? हम भारतीयों को। तो जिस देश का निवासी उस देश का निवासी होने के कारण गर्व महसूस करता है, वो राष्ट्र अपने आप उत्थान करने लगता है। क्योंकि राष्ट्र की शक्ति लोगों में निहित होती है। राष्ट्र एक भौगोलिक अवधारणा नहीं है, राष्ट्र एक जीवंत अवधारणा है। आप राष्ट्र हैं, मैं राष्ट्र हूं। हमारे द्वारा किया जाने वाला हर वह कार्य इस राष्ट्र को समर्पित है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। हमारे सैनिकों ने बंदूक उठाई, सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण होने की संभावना बढ़ चुकी थी। हम इसलिए यहां सेफ बैठे हैं।
तो हम सभी राष्ट्र के निर्माण में लगातार कार्य करें। और यह इतिहास हमें सिखाता है कि जब राष्ट्र के लोग अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं तो राष्ट्र बहुत तेजी से उत्थान करने लगता है, क्योंकि हमारे कार्य किसके लिए जुड़ जाते हैं? राष्ट्र के लिए। और इजराइल का इतिहास उठा के देख लो, उनको सिखाया जाता है कि यहूदी दुनिया में कहीं भी हो, उनके साथ हुए वाले होलोकॉस्ट को कभी भूले नहीं, वो हमेशा याद रखते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया पर राज करते हैं। उनकी संख्या बहुत कम है लेकिन उनकी ताकत बहुत बड़ी है। एग्जाम्पल लिया था, मार्क जुकरबर्ग के बारे में पढ़ लेना। दुनिया का सबसे ज्यादा डाटा वो इंसान अपने साथ रखता है। हर व्यक्ति जो फेसबुक पर है उसका डाटा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग कौन है? एक यहूदी, एक ज्यू है। अब अंदाजा लगाओ कि तुम हंस रहे हो, बोल रहे हो, हाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो, उस आदमी को सब कुछ पता है। और डाटा इज एवरीथिंग। उसको पता है कि तुम कहां शॉपिंग करते हो, उसको पता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम किसको लाइक करते हो, किसको डिसलाइक करते हो, उसको सब कुछ पता है। तो उसकी ताकत का अंदाजा लगा के देखो वो कितना बड़ा है। और वो एक यहूदी है। मजेदार बात है। तो ये जो नेशनलिज्म होता है उसके पीछे राष्ट्रीय धरोहर के बारे में पता होता है। और आप देखिए, चंद्रयान-3 जब छोड़ा गया तो रिकॉर्ड भारतीयों ने इस घटना को देखा। किसी ने झंडे लहराए, किसी ने फूल मालाएं की। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आज हम भारतीयों की चेतना जागृत हो गई। किसी को याद है चंद्रयान-1 कब छोड़ा गया था? क्या हुआ था उन दिनों? डाटा याद करने, उस समय तो ऐसी कोई खास चर्चा नहीं हुई थी। चंद्रयान-1 और चंद्रयान-3 के बीच में क्या बदला? सिर्फ पेलोड, ऑर्बिट? नहीं, हम भारतीयों की भावना बदल गई। हम ये बताने में सक्षम हुए कि हमें सिर्फ आईपीएल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ भारत पाकिस्तान से मतलब नहीं, हमें हमारे राष्ट्र के विज्ञान से भी मतलब है। और हम गर्व के साथ उसको पूरी दुनिया में बता के चले आए। मजेदार बात है। और वही बीबीसी हमारे बारे में उल्टा सीधा लिखता था, इस बार भी उसने लिख दिया। इस बार बीबीसी को नानी याद दिला दी हमने। ये होती है राष्ट्र की ताकत। और बहुत बड़े समय के बाद हम अपनी पुरातन संस्कृति, पुराने विज्ञान के बारे में खुलकर लिखने लगे हैं, खुलकर बोलने लगे हैं कि ये हमारा था, हमसे चुराया है, हमारा था, हमने हमसे चुराया है। पिछले साल यूएस में योग की जो संख्या है 64% बढ़ गई। 64% की ग्रोथ है योग अपनाने वालों की यूएस में, अमेरिका में। ये हमारे पास है और आज हमें कहने में कोई शर्म नहीं आ रही। हजारों सालों से तो हम कहीं नहीं पाते थे, शर्म आती थी। क्योंकि सरकार के कहने से नहीं होगा। जब भारतीय खड़े हो जाएंगे और वो अपनी छोटी छोटी आकांक्षाओं को छोड़कर इस राष्ट्र के साथ जुड़ेंगे, तभी हम जाकर उसको बता पाएंगे। ये परिवर्तन है। इतिहास हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि तुम कोई आम व्यक्ति नहीं रह जाओगे। एक डीएम जो होता है वो किसी भी जिले का प्रथम नागरिक होता है। उसके द्वारा की गई चीजें और उसके द्वारा बताए गए आचरण हजारों लोग फॉलो करते हैं। जब तुम कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे, तुम सभी आईएएस के बॉस बन चुके होगे। देश का सबसे पहला आईएएस ऑफिसर होगे तुम, उनका लीडर होगे, उनके बॉस होगे तुम। तो तुम्हारे द्वारा जो सोच होगी, तुम्हारे द्वारा जो किए गए काम होंगे, पूरे देश की आईएएस लॉबी उसको फॉलो करेगी। अंदाजा लग रहा है तुम कहां प्रवेश करने जा रहे हो? अब तुम एक आम इंसान से बढ़कर अब तुम एक लीडरशिप के अंदर जा रहे हो। तुम्हारे आचरण, तुम्हारे काम, तुम्हारी सोच, इन सबको फॉलो किया जाएगा। तुम जो आदेश दोगे उसको लोग आगे क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो यह बहुत जरूरी है कि हम जो यहां से जा रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी के अंदर, उन गुणों को लेकर आगे बढ़ें। और जब हम ये करेंगे तो तभी आप क्या कहलाते हो? एजेंट ऑफ चेंज कहलाते हो। ऑफिसर्स को क्या बोला जाता है? एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव का अभिकर्ता। तो एजेंट ऑफ चेंज। और आप क्या चाहते हो? भारत क्या निगेटिवली चेंज हो जाए? भारत को अपनी चीजों पे शर्म आने लगे? नहीं। जब आप आगे बढ़कर पूरी शिद्दत के साथ उसको बता पाओगे कि ये चेंज कितने पॉजिटिव हैं, तो जब आप परिवर्तित होगे तभी तो देश परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया में हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपका टाइम स्पेस श्रिंक करने जा रहे हैं। और ये उसकी पहली जो है सीढ़ी है। आप कितने घंटे लाइब्रेरी में बैठेंगे? ये दिल्ली नहीं है कि आप लाइब्रेरी में गए, एसी चला के सर डाउन करके सो गए। यहां मेंटर बैठता है, वो आपको बताएगा। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैं पहुंच जाता हूं और उस समय अगर कोई कमरे में रहा तो फिर वो अपने जवाब के लिए तैयार रहता है। यानी जो टाइम आपका लाइब्रेरी में बैठने का, तो आप लाइब्रेरी में बैठेंगे। जो क्लास का टाइम है वो क्लास में। छोटे बच्चों की तरह अटेंडेंस लगती है यहाँ पे, तो बच के नहीं भाग सकते। संडे भी छुट्टी नहीं होती है, संडे आपको टेस्ट देना पड़ता है।
ठीक है, उसके बाद योग की क्लासेस, आपकी ध्यान की क्लासेस होती हैं, आपको ध्यान लगाना पड़ता है, फिर आधे दिन की छुट्टी मिलती है, आपको जो करना है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वाला हमारा हिसाब किताब, वो आधे दिन का आपका टाइम है, इससे ज्यादा नहीं। फिर मंडे से आप तैयार हो जाते हैं। क्लियर है? ये हमारा एक शेड्यूल होता है। तो सबसे पहले हमने शुरू किया टाइम स्पेस को श्रिंक करना, सोचने का समय ही नहीं देना है, सब कर रहे हैं आपको भी करना है। तो पहला परिवर्तन यहां से आता है। दूसरा हमने जो शुरू किया है वो हमने शुरू किया स्प्रिंग थ्योरी से। ये स्प्रिंग बहुत खतरनाक है, पावर तो बहुत है इसके अंदर, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी पावर को निगेटिव लगाते हैं। अंदाजा लगाओ, वेब सीरीज कौन कौन देखता है मन से? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। वीडियो गेम, वेब सीरीज, मैच, सास बहू सीरियल, गॉसिप और कुछ चीजें वर्जित हैं जिसके बारे में बात करने की जाती। अंदाजा लगाओ कितने घंटे बैठ देते होगे? एक मैच कितने घंटे का होता होगा? 3.5 घंटे 4 घंटे मान लो। कभी इकट्ठा 4 घंटे बैठ के पढ़े हो? उतनी शिद्दत के साथ थोड़ा फोकस रहता है। 4 घंटे देखते हो, 4 घंटे कहीं बकबका के भी आते हो, देखे थे बॉल कहां से गई थी। वेब सीरीज जिन लोगों ने बताया, एक शिफ्ट में तो पूरी खत्म होती है, 3-4 एपिसोड तो होते हैं, एक बार में एक ही एपिसोड देखते हो, पूरी निपटा के उठते हो, पूरी निपटा के उठते। वेब सीरीज होती इसी काम के लिए। कभी इतनी देर वो भी बैठे कि एक किताब लेके और निपटा के उठेंगे। इसका रीजन समझो कि क्या है, वो है स्प्रिंग थ्योरी। तो देखो, बैठे आप वहां भी थे, वेब सीरीज देख रहे थे, ऐसा तो नहीं था आपने शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग करके रख दिया होगा। मैच आप ही देख रहे थे, सीरियल आप ही देख रहे थे, लेकिन आप किताब नहीं पढ़ पा रहे थे। यानी पावर आपके अंदर है बैठ के देखने की, फोकस रहने की। ठीक है, हो सकता है आपको रन भी याद हो, स्टाइल भी याद हो, सब कुछ आपको याद हो, किसने किसका विकेट लिया है भी आपको याद हो, तो मेमोरी भी आपकी ठीक ठाक है, लेकिन आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में। तो गुरुकुल में हम तो दूसरा सबसे बड़ा काम करते हैं, वो स्प्रिंग थ्योरी का काम करते हैं। हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि स्प्रिंग को खींचेंगे। जैसे आपने कई बार मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी, किसने किसने खुद को बदलने के लिए मोटिवेशनल वीडियो, टाइम टेबल, प्रण, वादे, डायरी लिखना, कितने जीवित लोगों ने ये काम किया है खुद को चेंज करने के लिए, चाहे वो खुद से, चाहे वो पिताजी की प्रेरणा से या माताजी की चप्पल से, किसी भी चीज से, कैसे अपने खुद को चेंज करने के बारे में आप लोगों ने सोचा होगा। पर 2-4 दिन बाद फिर आप वहीं घूम फिर कर आ गए। फिर जैसे एक वेब सीरीज आई, छोड़ यार ये वाली देख ले, मैच शुरू हुआ, इधर मामला साफ। तो उसका रीजन ये कि हमें ये वापस खींच के लेकर आता है। इसको बोलते हैं इनर्शिया। ये हमारे साथ बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो हम जहां होते हैं वहां से बदलाव नहीं करना चाहते हैं, ये हमारे साथ दिक्कत है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये हमारे बिहेवियर में काम आती है कि अगर हम बार बार अभी तक अपनी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं लेकर आ पाए हैं, तो हम आने वाले समय में भी उसको नहीं लेकर आ पाएंगे जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसमें मैं थोड़ा सा सुधार करूंगा, बाबा ओजान का भी इसमें इनपुट डालूंगा और उसमें लगाऊंगा कि न्यूटन ने कहा कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मैं इसमें एक और चीज कहूंगा, जब तक कि एक्सेसिव एक्सटर्नल फोर्स लॉन्ग टाइम के लिए ना लगाया जाए, तब तक ये चीज अपनी परिवर्तित नहीं होती। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो आप लगाते हैं, फेल हो गए, मन में रोना आया, 2-4 दिन बाद यस मैं पढ़ के दिखाऊंगा इस बार। कितनी बार आपने वादे किए होंगे, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, स्वदेश जैसी मूवी देख ली, वो बस सबने किया है ये, और फिर 2-4 दिन बाद घूम फिर कर वहीं पहुंच गए। सो एक्सटर्नल फोर्स मींस अप एंड डाउन। तो हम क्या करेंगे? उसको खींचते रहेंगे यहां पे। तो 2 चीज, अगर आप अपने घर पे भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी को अपनी बागडोर सौंपनी पड़ेगी कि आप खुद से नहीं चेंज कर सकते। आप कोशिश करके रखिए, 5-7 साल बाद भी हम जुटेंगे। बहुत विरले होते हैं जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बहुत वो सेल्फ कंट्रोल्ड लोग होते हैं। तो आपको किसी को अपनी बागडोर सौंपनी पड़ेगी कि हमसे नहीं हो पा रहा है, आप मुझे बदलिए। और ये बदलाव कब तक? 1-2 दिन के लिए नहीं, ये बहुत लंबे समय तक होगा, जब तक इसमें डिफॉर्मेशन ना आ जाए। सो वी विल स्टार्ट विद डिफॉर्मेशन। ये जब 2 चीज हो जाएगी, देन वी विल गो टू द
नेक्स्ट फेज। सो गुरुकुल में हम ये चीज करेंगे। अब आ जाओ, आप शुरुआत कहां से करोगे? कितने लोगों को लगता है यूपीएससी की सही शुरुआत कहां से हो सकती है? फिर मैं अपने मेंटर से या अपने टीचर से आपको मिलवाता हूं। शुरुआत कहां से करते हैं आप लोग, जहां से मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं? किताबों से। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, किताबों से। और सिलेबस से। यूपीएससी का सिलेबस देखा है किसी ने? ईमानदारी से बताओ, यूपीएससी का सिलेबस देखा है? किसने किसने? और बाकी लोग? बाकी लोग आईएएस की तैयारी तो शुरू कर चुके हो? हाँ जी। सिलेबस नाम की चिड़िया से परिचित हो? तुम बताओ, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता रही कि तुम्हें क्लास से निकलना है। हाँ जल्दी बताओ। एनएलपी मेरे सामने याद रखना, ये मेरे क्लास का एक बड़ा, मुझसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, मुझसे आप नहीं कुछ छुपा सकते। यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हो? कर रही हो? कैसे कर रहे हो? सर अभी मैं फाउंडेशन बैच में हूँ और जांक। तो यूपीएससी जब सिलेबस की तैयारी आप कर रहे हो तो सिलेबस क्या होता है ये मुझे बताओ। सर एक बहुत बड़े टॉपिक को छोटे समरी के टाइप में उस विषय वस्तु। तुम लोग, आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग अपनी पढ़ाई में डिजास्टर कर रहे हो। मैं तुम लोग ये बताता हूं, चाहे आप जाओ घर पे बैठो तैयारी करो। सबसे बड़ी बात, तुम लोग एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम लोग पैसिव स्टडी का पार्ट हो। सिलेक्शन नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूं, सिलेक्शन नहीं होगा। कहो तो मैं पेपर पे लिख के दे दूं, अनटिल अनलेस जब तक तुम खुद में पहला चीज चेंज लेकर नहीं आओगे एक्टिव स्टडीज की तरफ। तुम्हें सब लोगों ने एक्टिव स्टडी की, क्योंकि अभी मैं सबकी कॉपी देख लूंगा, सबकी कॉपियां खाली पड़ी हैं ज्यादातर। जरा यहां आ जाओ। मैंने जब यहां बहुत लंबा चौड़ा एक भाषण दिया और यहां जब मैं तुमसे बात कर रहा था कि इस संस्था आपसे क्या चाहती है, बात होती है जैसे आप जाकर उससे बोलते हो कि भैया आटा दे दो, फिर से वही वापस आ रहा हूं, और वो नहीं समझ पा रहा है, वो तुम्हें मैदा दे रहा है या तुम्हें सूजी दे रहा है, तो तुम्हें कैसी फीलिंग आती है? गुस्सा आता है। तुमने एक्सेप्ट किया? अच्छा मान लो तुम एक ऐसे व्यक्ति के सामने हो, बातचीत करो, तुम्हें कुछ मांगना है उससे, उसको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, उसको फ्रेंच आती है और तुम्हें फ्रेंच नहीं आती है। अब वो डिकोमोरो कुछ भी कर रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कैसे कम्युनिकेशन करोगे? वो तुमसे कुछ कह रहा है और तुम्हें वो भाषा नहीं आती, और तुम उससे कुछ कह रहे हो, वो उसको नहीं आती। अब बॉडी लैंग्वेज कैसे समझाओगे? आटा कैसे मांगोगे? बॉडी लैंग्वेज तो तब काम करी जब तुम दोनों आमने सामने हो। देन अगर आमने सामने ना हो तो इफ somebody is asking, और तुम आमने सामने नहीं हो, यूपीएससी के सामने जाते हो क्या? एग्जामिनर के सामने बैठते हो, अंकल जी बताइए क्या लिखूं, बताइए अंकल जी आप बताइए प्लीज। तो अंकल जी आपको बताते हैं, फिर आप कुछ लिखते हो, तो फिर अंकल जी आपके सामने आपकी कॉपियां चेक करते हैं। ऐसे ही होता है ना? क्या बात कर रहे हो? ऐसे तो बात करो, तभी तो समझा पाओगे। अंकल देखिए हम ऐसे नहीं, हम ये लिखना चाहते थे अंकल। तो अंकल आपकी बात को सुने, अंकल हम ऐसे नहीं ऐसे कर रहे थे, रोना भी शुरू कर देते। अंकल अच्छा बेटा रो नहीं, एक नंबर और ले लो। ऐसे तो कॉपी चेक होती यूपीएससी की। हाँ मुझे लगता है ऐसी चेक होती। क्यों बेटा ऐसी चेक होती है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता चला होगा कॉपी जाती कहां है, कौन चेक करता है, ये सीक्रेट होता है। ये सर्विस रूल्स में होता है कि जब तक वो सर्विस में है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लीगल एक्शन हो जाएगा उनके ऊपर। और जिसका पेपर सेलेक्ट होता है उसको भी नहीं पता चलता कि मेरा ही पेपर सेलेक्ट हुआ है, वो मिक्स करके दिया जाता है। क्या बात करो, सीक्रेसी बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कैसे समझाओगे उसे? और अभी मैंने तुमसे यही बात कही कि जब तुम्हें वो क्या चाहता है ये समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दुकानदार गाली खा जाएगा थोड़ी देर बाद कि तुम उससे मांग कुछ और रहे हो, वो तुम्हें दे कुछ और रहा है। 2-4 बार उसने ऐसी गलती की तो तुम उसे संसार का समस्त साहित्य समझा के चले आओगे, उसके परिवार खानदान के बारे में अलंकार उसको समझा दोगे थोड़ी देर में। तुम भाई मेरे यूपीएससी तुमसे क्या कहना चाहता है ये तुम्हें कैसे बताएगा? हाँ सिलेबस के द्वारा। अब इन्होंने एक वर्ड यूज किया बॉडी लैंग्वेज। अच्छा बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चीज वेल डिफाइंड नहीं होती, इसीलिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। मान लो तुम्हें बॉडी, मान लो दमशराज खेला होगा तुम लोगों ने, तो पहले ऐसे करते हो, फिर ऐसे ऐसे कुछ भी साइड बनाते हो कि हिंदी में इंग्लिश में, खेला होगा सबने, तो उसमें अंदाजा लगाते रहते हैं। ये अंदाजा लगाने वाले ही 4-5 अटेम्प्ट देते हैं।
समझ गए? तो जैसे उसमें कहा ये हिंदी इंग्लिश, तो एक अटेम्प्ट तो गया इसी चक्कर में। बोले 2 वर्ड, हाँ 2 वर्ड। अब वो उसको नहीं आइडेंटिफाई करते, गलत बोलते हो ना, तो इसमें गलत बोलने की सजा एक अटेम्प्ट है। यानी वो तुमसे कुछ और कह रहा है, तुम उसको कुछ और अंदाजा लगा रहे हो, और उसका मतलब क्या हुआ? मामला साफ। अब समझे अटेम्प्ट क्यों खराब होता है? तो जो ये सिलेबस होता है, ये बेसिकली कूट यानी कोडेड फॉर्म में कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यूपीएससी। यूपीएससी आपसे क्या चाहता है वो अपने सिलेबस के थ्रू आपके सामने रख देता है, और वो ये कहता है, लेकिन ये कोडेड होता है, ये कोडेड होता है। इट्स नॉट अबाउट फोटोकॉपी, आपने वो ले ली, प्रिंट आउट ले लिया, वो सिलेबस है। तो ये सिलेबस यूपीएससी आपसे क्या चाहता है वो किसके थ्रू बताएगा? ना आपके घर आएगा, ना चिट्ठी में बताएगा, ना सोशल मीडिया यूज करता है, वो आपको सिलेबस के माध्यम से बताएगा। देखो ये है पैरामीटर, हम तुम्हें इसमें हम जज करेंगे, अगर तुम हमारे योग्य निकले तो तुम्हें हम अंदर लेकर चलेंगे, हम तुम्हें ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराएंगे। लेकिन वो क्या चाहता है, वो इसको कोड फॉर्म में कहता है। ये जो सिलेबस तुम्हें दिया जाता है, पेपर 1 2 3 4, ये कोडेड है। और जब कोड होती है कोई चीज को क्या करना पड़ता है? डी कोड करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कल ही मैंने एक बच्चे से पूछा था, उसने कहा कि फलानी जगह में 1 साल मैंने पढ़ाई की है। तो मैंने उससे पूछा कि जब आप जीएस पेपर 1 में जाते हो तो एक वर्ड होता है वुमेन एम्पावरमेंट, होता है महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। अच्छा, हम किसी चीज को जब मूव कराना चाहते तो हमें किसकी जरूरत पड़ती? पावर की जरूरत पड़ती। कहते हैं ना फलाना पार्टी पावर में आ गई, फलाना व्यक्ति पावर में आ गया, अरे यार आईएएस बन जाओगे, पावर मिल जाएगी। लेकिन जब हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हम सशक्तिकरण शब्द इस्तेमाल क्यों करते हैं, शक्तिकरण शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हम स लगा देते हैं, एक प्रीफिक्स लगा रहे हैं, सशक्तिकरण हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये जो सिलेबस हमें दिया गया है वो बहुत ही कोडेड फॉर्म में है। इसके अंदर भानुमति का पिटारा छुपा हुआ है, और ये तुम लैंग्वेज तुम समझ गए, 50% तुम्हारी तैयारी वहीं पूरी हो गई। क्योंकि जिसने सिलेबस पे कमांड कर लिया, न्यूज़पेपर उसका अपना है, उसको पता चल जाएगा क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। बिना सिलेबस के कभी हाथ ही नहीं लगा पाओगे न्यूज़पेपर, और जो न्यूज़पेपर हाथ नहीं लगा पाएगा वो तो पहले ही समझ ले कि वो यहाँ वैकेशन पे आया 3-4 साल। यूपीएससी प्रिपरेशन वैकेशन एक नया चला हुआ है आजकल पैकेज, यूपीएससी की तैयारी के नाम पे 3-4 सालों की मस्ती, वो तुम्हें नहीं करना यहाँ पे, वो हम करने नहीं देंगे। तो मुझे बताओ, सशक्तिकरण शब्द इस्तेमाल सुना होगा ना सबने, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। शक्तिकरण क्यों नहीं? कभी किसी को नहीं कहा जाता कि बीजेपी सशक्तिकरण हो गया, बीजेपी पावर में आ गई, एम्पावर नहीं हुई। बोले वो फलाना मंत्री जो है वो पावर में आ गए, एम्पावर नहीं हुए। महिलाओं के लिए ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया जेंडर इस सेगमेंट में कि एम्पावरमेंट हुआ, या जिस भी वर्ग को हम आगे लेकर जा रहे हैं उसको एम्पावर वर्ड यूज क्यों करते हैं? बहुत छोटा सा, इतना हमें समय यूपीएससी देता नहीं है। लिखने के लिए कितने वर्ड देता है वो? 150। एक आंसर कितने में लिखना होता है? 150। इंटरव्यू में बोलने के लिए कितने मिनट मिलते हैं? 20 मिनट। तो वो तुम्हें दोबारा मौका नहीं देता है, बहुत सोच समझ के हर एक शब्द को बोलने की जरूरत है। अब ये तुम्हें बता रहा है, अब सोचो जीएस पेपर 1 में पढ़ना है, तुम्हें क्या लगता है यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा? जैसे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, व्हाट डू यू मीन बाई वुमेन एम्पावरमेंट, गिव 5 एग्जाम्पल्स। आपने तो यही आदत डाल रखी है ना। अच्छा, यूपीएससी में कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन देखा है? डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट, गिव द 5 एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। क्यों सर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? मैम ऐसे ही आते होंगे, है ना? महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, 5 उदाहरण सहित बताएं। और आप भी चौड़े हो गए, अब तो आईएएस बनना कितना आसान है। कभी नहीं पूछेगा। उसने तो क्वेश्चन कुछ और पूछा, उसने कहा हाउ गिग इकोनॉमीज हेल्प इन द जेंडर एलिवेशन, या अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट में, गिग अर्थव्यवस्था महिला सशक्तिकरण में कैसे वो काम करेगी। अब आपके न्यूज़पेपर में ये आया, लेकिन आपके हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि आपने कभी सिलेबस ही नहीं पढ़ा। आपने सिलेबस पढ़ भी लिया तो समझा नहीं, समझा तो उसको अपनी लाइफ में अपनाया नहीं। सिलेबस सबसे क्रूशियल होता है। अब एग्जांपल देता हूं, वुमेन एम्पावरमेंट, पावर बाहर से मिलती है, पावर बाहर से मिलती है। हम पावर हासिल करते हैं, एक सेना दूसरी सेना पे जीत जाती है, मारती है, और फिर उसके राज्य को हड़पती है,
राज्य पे कब्जा करती, बोलते ये फलाना व्यक्ति पावर में आ गया, गद्दी पर बैठ गया। पावर एक्वायर की जाती है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया जो एम्पावर है, ये अंदर से आती है। आपने मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का अंतर सुना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, एक जेंडर की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, आदिवासियों के सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो सशक्तिकरण वर्ड का मतलब होता है कि इसकी जब तक आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक यह कभी भी पावर को हासिल नहीं कर सकती है। और इंपावरमेंट का मतलब होता है इट्स कम विद इन, ये अपने अंदर से आने वाली प्रक्रिया। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, जो शाहबानो केस आता है, ट्रिपल तलाक उस समय भी एक रूप में जाना जाता था, केस आता है और आगे चलकर उस पर काम नहीं हो पाता, वो हट जाता है। फिर शायरा बानो का केस आता है कई साल बाद, फिर से ट्रिपल तलाक के ऊपर बात होती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान ने कहा है कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर ट्रिपल तलाक धर्म से जुड़ा मुद्दा होगा तो हम इसमें हस्तक्षेप, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो शायरा बानो तक आते आते एक बहुत बड़ी बात हो गई कि महिलाओं ने यह समझा कि यह उनके महिला होने के अधिकारों का हनन है। तमाम महिला आयोग, तमाम जो है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई और उन्होंने एक समान रूप से मांग की और सुप्रीम कोर्ट में यह बात गई कि यह मामला धर्म का नहीं, यह मामला महिला से जुड़े हुए अधिकारों का है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इंतजार किया कि क्या महिलाएं अपने साथ होने वाली इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रही हैं या नहीं रही हैं। और जब महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि हां, हम एक स्वर में इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह हमारे अधिकारों का हनन है, तब सुप्रीम ने कहा यह कानून पक्का है। पावर मिली, बिना एम्पावरमेंट के कभी भी पावर नहीं होती है। तुम्हें आईएएस बन के सत्ता मिल जाएगी, लेकिन अगर आज तुम ये लड़ाई हार गए, मैं गरीब हूं, मैं पता नहीं आईएएस बन सकता हूं कि नहीं बन सकता, मेरे पास 50 क्वेश्चन आते हैं, सर मैं पढ़ने में कभी अच्छा नहीं रहा, अच्छी नहीं रही, पापा कहते हैं, फलाने फूफा कहते हैं, मामा कहते हैं, पता नहीं कितने लोग कहते हैं तुम आईएएस नहीं बन सकते। तो आईएएस जब तुम बन जाओगे, तुम्हारे नाम के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा लग जाएगा, वो तुम्हारे पास पावर हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत तुमसे वो पावर छीन नहीं सकती है। लेकिन उस पावर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा? एम्पावर करना होगा। यानी मैं जहां हूं, जैसे हूं, जिस परिस्थिति में हूं, मुझे अपने अंदर वो चीज लेकर आनी होगी कि मैं ऑफिसर हूं, मुझे ऑफिसर बनना है। लाख मुश्किलें आ जाए, मुझे ये सफर तय करना है। और जब ये सफर तय हो जाएगा तो एक परीक्षा पास करके तुम्हारे साथ क्या लग जाएगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा का वो पावर अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। तो एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा शब्द होता है। तुम्हें ग्रामीण महिला, शहरी महिला, दलित महिला, किसी धर्म की महिला, तुम्हें अगर इनको एम्पावर करना है तो हमारे संविधान में, हमारे आदर्शों में यह बात लिखी गई है कि जब तक उसके अंदर अपनी स्थिति की चेतना नहीं आएगी, हु आई एम, नारी, अब उस चेतना के लिए चाहे तुम इसके बारे में बात करो कि यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमणते, जहां पर नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। मैं इसके बारे में बात करूं, मैं फेमिनिज्म के बारे में बात करूं कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, मैं किसी भी धारणा अवधारणा का सहारा लूं, लेकिन मकसद क्या है? आप नारी होने के नाते यह महसूस करें कि आप किसी से कम नहीं हैं। अगर आपको अवसर समान दिए जाएंगे, दिए जा रहे हैं, इस बार यूपीएससी का रिजल्ट देख लो, 1, 2, 3, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देख लो। आज बच्चियों को जैसे ही मौके दिए गए, सारे टॉप रैंक किसके पास पहुंच जा रहे हैं? उन्होंने दिखाया कि मामला सिर्फ अवसरों की उपलब्धता का था। आज हमें अवसर मिल गए, हमने दुनिया में अपने झंडे गाड़ दिए। अभी चंद्रयान 3 में देख लो कितनी महिला वैज्ञानिक,